हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकेराइड ये टॉपिक बच्चों हमने चालू किया और इसमें हमारे दो डाइसैकेराइड्स हो गए। एक हो गया सुक्रोज केन शुगर और दूसरा हो गया बच्चों माल्टोज और माल्ट शुगर। तो दोनों डाइसैकेराइड्स के बारे में जितनी भी जानकारी है अपने एनसीईआरटी बुक्स में तो वो पूरी मैंने आपको बताई, बस वो आप अच्छे से कीजिए। अब हम आगे का और एक डाइसैकेराइड देखेंगे बच्चों, और दो डाइसैकेराइड मेंशन है हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में। एक है बच्चों सेलोबायोस और दूसरा है लैक्टोज। तो दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ सेलोबायोस। देखिए बच्चों, सेलोबायोस जो है एक होमोडाइसैकेराइड है, अर्थात इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों वो वही है जो बाकी डाइसैकेराइड्स का है, C12H22O11। अब सेलोबायोस को बच्चों मैंने होमोडाइसैकेराइड क्यों बोला? सेलोबायोस को मैंने होमोडाइसैकेराइड इसलिए बोला कि सेलोबायोस का एक मॉलिक्यूल दो बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल से बनता है। सेलोबायोस का एक मॉलिक्यूल के दो मोनोसाइक्लिक यूनिट्स है और दोनों सेम है, और वो है बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। अब ये तो बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कैसे लिंकअप होते हैं और कैसे ये सेलोबायोस फॉर्म होता है, तो बच्चों वो हम यहाँ पे देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। देखो ऐसी हम हेक्सागोनल रिंग निकालेंगे बच्चों। हम ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे इस तरफ। अब यहाँ पे क्या हो गया C1 पर बच्चों, ये बीटा है। यदि कार्बोहाइड्रेट कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करता है और उसका एनोमरिक कॉन्फ़िगरेशन बीटा है, मतलब C1 पर का एनोमरिक कार्बन पर का OH ग्रुप ऊपर चाहिए, तो ये हो गया OHH। फिर C2 पर क्या होगा HOH, फिर C3 पर क्या होगा OHH, फिर C4 पर क्या होगा HOH बराबर, और C5 पर बच्चों कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करता है तो CH2 ग्रुप क्या चाहिए, ऊपर ही चाहिए, तो ये C5 और यहाँ पे क्या आएगा H। तो बच्चों ये हो गया पहला मॉलिक्यूल बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज का। अब दूसरा मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे लिखना है। अब दूसरा मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पे लिखना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है समझ लो। एक बात मैं बताता हूँ, यही मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखा, यही मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखा। अब ग्लाइकोसिलिक लिंकेज किसमें फॉर्म होगी, इसका C1 और दूसरे वाले का C4। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, इसका C1 पर का OH ग्रुप ऊपर है और यहाँ पे मैं जो दूसरा मॉलिक्यूल लिखूंगा यही वाला, उसका C4 पर का OH ग्रुप क्या आता है नीचे, इसका C1 पर का OH ग्रुप ऊपर, और दूसरे वाले का C4 पर का OH ग्रुप जैसे यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे भी नीचे आएगा। तो प्रॉब्लम आता है कि हम ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड ही नहीं दिखा सकते बच्चों। प्रॉब्लम आता है कि हम ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड नहीं लिखा सकते। मतलब मैं ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखूंगा तो वो जो इसका C1 और उसका C4, इसमें जो हम ग्लाइकोसिलिक लिंकेज दिखाते हैं 1 to 4 बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, वो दिखा ही नहीं सकते क्योंकि इसकी पोजीशन है ऊपर, और यहाँ पे मैं जो लिखूंगा उसके C4 पर OH ग्रुप की पोजीशन नीचे आएंगी, ये ऊपर और नीचे। तो दिक्कत आती है कि इसका C1 और उसका C4, इसमें हम वो ग्लाइकोसिलिक लिंकेज ही नहीं दिखा सकते बरोबर। फिर इसके लिए क्या करना, इसके लिए अब उसका भी OH ग्रुप ऊपर लाना है। जैसे इसका C4 पर का OH ग्रुप नीचे है, अब ये मुझे ऊपर चाहिए, ये मुझे ऊपर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रिंग है ये रिंग मुझे पूरी 180 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, है ना। प्रॉब्लम क्या है बच्चों, हमारा C1 पर का OH ग्रुप ऊपर है, ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब जैसे यहाँ का C4 का OH ग्रुप नीचे है तो इसका भी C4 का OH ग्रुप नीचे आएगा। तो इन दोनों में ग्लाइकोसिलिक लिंकेज दिखाने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आता है, कन्वीनियंट नहीं होता। तो यदि इसका OH ग्रुप ऊपर है तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं रखूंगा उसका C4 पर का जो OH ग्रुप नीचे है वो भी ऊपर चाहिए,
तभी मैं इसका C1 और उसका C4 इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बराबर दिखा पाऊंगा। अब C4 पर का जो नीचे वाला जो ग्रुप है वो मुझे ऊपर लाना है बच्चों। तो जैसे ये रिंग है, इस रिंग को मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। मुझे इस रिंग को क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री से क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। अब समझ लीजिए इस रिंग को मैं 180 डिग्री से रोटेट करूंगा बच्चों, तो ये पोर्शन नीचे आएगा, ये पोर्शन ऊपर जाएगा, है ना, मतलब ऐसा हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री से, और ये सब ये ऐसा हो जाएगा, ये ओ नीचे आ जाएगा बराबर। ये वाली बाजू नीचे और नीचे वाली बाजू ऊपर। अब अभी जो ग्रुप्स रिंग के ऊपर है, रोटेट करने के बाद 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद ऊपर वाले ग्रुप नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले ग्रुप बच्चों क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। तो अब ये जो C1 है बच्चों, तो इस पर OH था, अब क्या होगा, HOH होगा बच्चों। ये C2 जो नीचे था ऊपर गया, अब रोटेट करने के कारण HOH था, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे OHH हो जाएगा। C3 पर क्या था बच्चों, OHH, रोटेट करो 180 डिग्री से, तो अब क्या हो जाएगा, HOH हो जाएगा बच्चों। C4 HOH है, अब देखो बच्चों क्या हो गया, ये OHH हो गया। देखो ये OH ग्रुप ऊपर आए C4 पर का, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। हा सगळा खटाटोप हा C4 वरचा ग्रुप वर आला पाहिजे त्यासाठी आहे। आता C5 घ्या, C5 घ्या, CH2OH आहे, तर आता वरचा खाली जाईल आणि खालचा काय जाईल, वर जाईल। CH2OH आहे, हा काय होईल, HCH2OH होईल अशा रीतीने। बच्चों ये भी ये और ये मॉलिक्यूल सेम ही है, दोनों मॉलिक्यूल बीटा डी प्लस ग्लूकोपायराडोस को ही है। सिर्फ मैंने इसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से घुमाया तो मुझे ऐसा मिलेगा। और ये हमने ये सब क्यों किया, ताकि C4 पर का OH ग्रुप ऊपर आ जाए जैसे C1 पर का OH ग्रुप ऊपर है। इससे इन दोनों कार्बन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होते हुए दिखाना मेरे लिए आसान होगा, और इसीलिए मैंने ये रिंग क्या की, घुमा दी। अब बच्चों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसी फॉर्म होती है, देखो ये OH और ये H ये निकल जाता है बच्चों एज H2O, ये निकल जाता है एज H2O, ये देखो निकल गया एज H2O। अब ये O बचा, इस O के थ्रू ये C1 और ये C4 क्या हो जाएंगे बच्चों, लिंकअप हो जाएंगे। ये देखो ऐसे लिंकअप हो जाएंगे, इस तरह ये हो गया लिंकअप। और इस तरह ये जो बॉन्ड है बच्चों, इसको हम बोलते हैं 1 to 4 बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, 1 to 4 बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, 1 to 4 बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, क्योंकि दोनों मोनोसैकेराइड बीटा है और 1 और 4 के बीच में है ये लिंकेज, तो इसलिए इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, 1 to 4 बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। तो इस तरह से ये जानकारी हो गई इसके बारे में, 1 to 4 बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। अब ये रिड्यूसिंग शुगर है बच्चों, क्यों रिड्यूसिंग शुगर है, देखो इसका तो एनमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्म करने में इन्वॉल्व है, लेकिन इसका नहीं है, तो यहाँ पे फ्री अल्डेहाइड ग्रुप क्रिएट हो सकता है। कैसे, देखो ये CO बॉन्ड ब्रेक करो, C1 और O के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक करो, ये H इधर लाओ, H इधर लाया, अब C1 की भी वैलेंसी फ्री हो गई और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी फ्री हो गई, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इनके बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड। और देखो फ्री अल्डेहाइड ग्रुप क्रिएट हो गया, यहाँ पे फ्री अल्डेहाइड ग्रुप क्रिएट हो गया इस तरह से। तो ये जो सेलोबायोस है बच्चों, इसमें फ्री अल्डेहाइड ग्रुप क्रिएट हो सकता है और इसीलिए सेलोबायोस एक रिड्यूसिंग शुगर है। वापस मैं पहला वाला स्ट्रक्चर करता हूँ, H को इधर भेजता हूँ और इनके बीच में मैं ये करता हूँ, तो ये हो गया हमारा सेलोबायोस। अब इसका नाम क्या करते हैं, समझ लो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है और ये साइड चेन है कार्बन नंबर 4 पर, तो इसका नाम ऐसे लिखते हैं बच्चों, 4O बीटा डी ग्लूकोपैरानोसिल, बीटा डी ग्लूकोपैरानोसिल,
4O बीटा डी ग्लूकोपायरानोसिल डी ग्लूकोपायरानोज डी ग्लूकोपायरानोज। तो इस तरह से बच्चों ये हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लिया इसका, और इस तरह से ये आपको सब मालूम हो गया इसके बारे में पूरा। अब ये हो गया हमारा पूरा इसके बारे में, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 4O बीटा डी ग्लूकोपायरानोसिल डी ग्लूकोपायरानोज। तो ये हो गया सेलोबायोस के बारे में। आता काही काही मुलांना काय होते पोरांनो, सर म्हणतात तुम्ही सगळं सांगितलं, हे सगळं आलं लक्षात, पण सर तरी आमची गडबड होते, मग आम्ही काय करायचं? समजा आपल्याला ही रिंग फिरवायची नसली, समजा ही आपल्याला रिंग फिरवायची नसली, न फिरवता दाखवता येत नाही का? दाखवता येते। मग काय करता येते बघा, असे स्ट्रक्चर काढता येते आपल्याला, असे स्ट्रक्चर काढता येते आपल्याला। या इकडे थोडस आपण असं करू, हे बघा, हा बघा, हा आपला पहिला मॉलिक्यूल C1 पर OHH, C2 वर HOH, C3 वर OHH, C4 वर HOH, C5 वर CH2OHH। झालं? अब हमारा प्रॉब्लम क्या था बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल में यहाँ पे लिखूंगा तो उसका C4 पर का OH ग्रुप क्या आता नीचे, जैसे इसका नीचे है तो उसका भी नीचे रहेगा ना, फिर प्रॉब्लम आता ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्म करने में। तो इसमें सीधा, और आपको रोटेट करना नहीं 180 डिग्री से। आप बोलते आपका कन्फ्युजन होते हैं, नो प्रॉब्लेम, डोकं लावायचं, आपण दूसरा मॉलिक्यूल काय करायचा, थोडासा वर लिहायचा, न फिरवता, न घुमाते हुए ऊपर लिखना, ताकि ऊपर लिखा तो उसका C4 पर का जो नीचे वाला OH ग्रुप है और C1 पर का जो ऊपर वाला OH ग्रुप है, इनकी लेवल एक जैसी आ जाए, इस तरह। ये देखो, अब मैंने इसको घुमाया नहीं, वैसे लिखा, ये देखो OHH, ठीक है, फिर C2 पर HOH, फिर C3 पर OHH, फिर C4 पर HOH। अब देखो एक लेवल में आ गए, इसीलिए हमने ये किया, ऊपर लिखा, और ये 5 पर CH2OHH। अब क्या करना बच्चों, ये OH और ये H निकाल दो एज H2O। अभी ऑक्सीजन बचा, इस ऑक्सीजन के थ्रू ये एक दूसरे को क्या होंगे, लिंकअप होंगे। ये ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे को क्या होंगे, लिंकअप होंगे, इस तरह से। ये भी स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर एक ही है बच्चों, सिर्फ वहां पे हमने रिंग 180 डिग्री से घुमाई ताकि C4 पर का ग्रुप ऊपर आ जाए, और हम पहली यूनिट का C1 और दूसरी यूनिट का C4 इसमें ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बराबर दिखा सके। इसमें हमने क्या किया, रिंग को घुमाया नहीं, रिंग को ही थोड़ा सा ऊपर लिखा ताकि इसका OH ग्रुप इसके OH ग्रुप के लेवल में आ जाए। तो वो भी स्ट्रक्चर चलता है, ये भी स्ट्रक्चर चलता है। बुक में ये स्ट्रक्चर दिया है बच्चों, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सेलोबायोस के बारे में हमने क्या क्या देखा, देखते। नंबर 1, सेलोबायोस इज अ होमोडाइसैकेराइड having molecular formula C12H22O11. It is made up from two same monosaccharide units, that is beta D plus glucopyranose. Two beta D plus glucopyranose molecules link up with each other with the help of a bond called as 1,2,4 beta glycoside bond, called as 1,2,4 beta glycoside bond. So, and this is the structure of cellobiose. This is the structure of cellobiose. Both structures are same, not different. Cellulose on partial hydrolysis by the enzyme cellulase, it first forms cellobiose, and cellobiose on further hydrolysis finally gives beta D plus glucopyranose. तो ये सब बच्चों हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेलोबायोस के बारे में। तो दो स्ट्रक्चर्स मैंने निकाले, जो आपको दोनों में से सही लगेगा वो आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलो अब बच्चों हम आगे जाते हैं और अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है लैक्टोज का स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर बच्चों किसका है, लैक्टोज का स्ट्रक्चर। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज सलाद। सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ लॅक्टोज। लॅक्टोजचं स्ट्रक्चर पोरांनो आपण बघून घेऊया की लॅक्टोजचं स्ट्रक्चर आपण कसं काढतो। बघा लॅक्टोज जो आहे पोरांनो, याला आपण मिल्क शुगर म्हणतो।
सर का बरं? कारण हा बऱ्याचशा ॲनिमलच्या मिल्कमध्ये असतो. मिल्क को, दूध को जो एक नेचुरल स्वीटनेस है बच्चों, उसकी वजह है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इन द मिल्क. उसके कारण जो मिल्क है उसको एक नेचुरल स्वीटनेस आ जाता है. उसको क्या जाता है? एक नेचुरल स्वीटनेस आ जाता है. अब लैक्टोज एक हेटेरोडाइसैकेराइड है बच्चों. क्यों सर? क्यों हेटेरोडाइसैकेराइड है? इसलिए हेटेरोडाइसैकेराइड है कि इसके दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स है. सर कौन कौन से? एक है बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस और दूसरा है बीटा डी प्लस गैलेक्टोपैरानोस. Remember, lactose is a heterodisaccharide and has molecular formula C12H22O11 just like other disaccharides. इसके दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स है. एक है बीटा डी प्लस गैलेक्टोपैरानोस और एक है बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस. बराबर है. अब कैसा ये लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोला जाता है क्योंकि ये डिफरेंट एनिमल्स के मिल्क में लैक्टोज रहता है अलग अलग प्रमाण में. लैक्टोज का प्रमाण जितना ज्यादा उतना मिल्क को नेचुरल स्वीटनेस क्या रहता है? ज्यादा. चलो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज के बारे में. स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों वही है C12H22O11. ओके, चलो इसका जो पहला मोनोसैकेराइड है वो है बीटा डी प्लस गैलेक्टोपैरानोस. आप बोलेंगे सर हमने बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस का स्ट्रक्चर देखा, तो मैं बोलता हूं वही निकालो. आप वही निकालो. क्या? OH C1 पर, C2 पर HOH, C3 पर OH, C4 पर हाँ आप HOH निकालते थे कि नहीं? और C5 पर क्या निकालते हैं? CH2OH. बराबर. बस आपको क्या करना है बच्चों? ये बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस का स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है. ये OH ग्रुप ऊपर है मतलब बीटा है. अब यदि इसको आपको बीटा डी प्लस गैलेक्टोपैरानोस में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो सिर्फ C4 पर HOH ग्रुप की जो अरेंजमेंट है उसको उल्टा कर दो. जैसे अभी H ऊपर है, OH ग्रुप नीचे है, तो OH ग्रुप को आप ऊपर कर दो और H को आप क्या कर दो? नीचे कर दो. OH को ऊपर और H को क्या कर दो? नीचे. हो गया ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा बीटा डी प्लस गैलेक्टोपैरानोस. बीटा डी प्लस गैलेक्टोपैरानोस. तो आपने देखा बच्चों कि बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस एंड दिस बीटा डी प्लस गैलेक्टोपैरानोस, इनमें सिर्फ एक ही कार्बन पर OH ग्रुप की अरेंजमेंट अलग है और वो है C4, जो कि एनोमेरिक कार्बन नहीं है. एनोमेरिक कार्बन तो C1 है. ऐसे जो दो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें OH ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है एट द कार्बन अदर देन एनोमेरिक कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के बोलते हैं इपीमर्स. क्या बोलते हो? एक दूसरे को इपीमर्स. जैसे एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप की अरेंजमेंट अलग रही तो हम उनको क्या बोलते हैं? एनोमर्स. वैसे एनोमेरिक कार्बन छोड़ के बाकी किसी भी दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप की अरेंजमेंट अलग रहती है दो कंपाउंड्स में, तो उनको बोलते हैं इपीमर्स. अब जैसे बीटा डी प्लस गैलेक्टोपैरानोस में C4 पर OH ग्रुप की अरेंजमेंट कैसी ऐसी है? OH ऊपर और H नीचे. और बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस में यहां पे अरेंजमेंट कैसी है? H ऊपर और OH नीचे. यानी बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस and beta D plus galactopyranose, these two compounds, they differ in the arrangement of H and OH group at C4 only, which is not their anomeric carbon. Such compounds which differ in the arrangement of H and OH group at the carbon which is not their anomeric carbon, such compounds are called as epimers. So beta D plus glucopyranose and this beta D plus galactopyranose, these compounds, they are called as epimers. And the process of conversion of one epimer into another epimer is called as epimerization. The process of conversion of one epimer into another epimer is called as epimerization.
ॲनोमेरिक कार्बन सोडून इतर कोणत्याही दुसऱ्या एखाद्या असिमेट्रिक कार्बनवरील OH ग्रुपची अरेंजमेंट दोन कंपाऊंड्समध्ये अलग अलग असेल तर अशा कंपाऊंड्सना आपण म्हणतो इपीमर्स. जसं बीटा डी प्लस ग्लुकोपॅरॅनोज आणि बीटा डी प्लस गॅलॅक्टोपॅरॅनोज हे दोघं इपीमर्स आहेत. का? बीटा डी प्लस ग्लुकोपॅरॅनोज मध्ये C4 वर अरेंजमेंट कशी असते HOH आणि बीटा डी प्लस गॅलॅक्टोपॅरॅनोज मध्ये कशी असते OHH उलटी. आणि C4 हा त्यांचा ॲनोमेरिक कार्बन नाही आहे, त्यामुळे ॲनोमर्स नाही आहेत, ते काय होतील इपीमर्स. आणि ज्या प्रोसेसने मी एका पीमरला दुसऱ्या पीमर मध्ये कन्वर्ट करतो त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो इपीमरायझेशन. चला आता पोरांनो आपण एक मोनोसॅकॅराइड लिहिला लॅक्टोजचा बीटा डी प्लस गॅलॅक्टोपॅरॅनोज. लक्षात ठेवा C4 वर OH ग्रुप वर आणि H खाली. आता मला इथं काय लिहायचं आहे बीटा डी प्लस ग्लुकोपॅरॅनोज. आता त्याचा C4 वरचा OH ग्रुप येतो पोरांनो खाली, वो नीचे आता है और ये ऊपर. अगेन प्रॉब्लम आता है. क्या प्रॉब्लम आता है कि मैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड दिखा ही नहीं सकता, तो वो नीचे वाला OH ग्रुप ऊपर आना चाहिए. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीटा डी प्लस ग्लुकोपैडोज की जो रिंग है बच्चों, वो रिंग को मुझे 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा मुझे 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा. तो इससे क्या होगा, वो रिंग मैंने घुमाई तो क्या होगा देखो, वो रिंग मैंने घुमाई समझ लो, तो क्या होगा देखो. अब ये ओ ऊपर था इधर, तो घुमाने के बाद क्या आ जाएगा वो नीचे, घुमाने के बाद क्या आ जाएगा नीचे. अच्छा घुमाने के बाद ये ऊपर रहता था, देखो तो ये नीचे आ गया और जो नीचे है वो ऊपर गया. बराबर. अब जो ग्रुप्स रिंग के ऊपर थे वो नीचे आएंगे, जो नीचे वो क्या आएंगे ऊपर. अब जैसे C1 पर OHH था, OH ऊपर H नीचे. अब उल्टा होगा C1 पर H ऊपर और OH नीचे. C2 देखो C2 नीचे था, अब घुमाने के बाद ऊपर गया, HOH है तो अब क्या होगा OHH. नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे. C3 पर OHH है तो अब क्या होगा HOH होगा. C4 पर OHH है तो हाँ C4 पर बीटा डी प्लस ग्लुकोपैरॅनोज में घुमाने के पहले क्या रहता था HOH, घुमाने के बाद क्या होगा OHH. और C5 पर क्या था CH2OHH, घुमाने के बाद क्या होगा, घुमाने के बाद क्या होगा HCH2OH. तर हे पुराणं फक्त एवढं समजून घ्यायचं. हे 180 डिग्री मधून फिरल्यानंतरचं चित्र आहे. समजा कोणाला कन्फ्युजन झालं तर मी त्याचे टेक्निक सांगतो, आताच सांगितलेलं आहे. आता काय होईल, याचा C1 गॅलॅक्टोपॅरॅनोजचा आणि ग्लुकोपॅरॅनोजचा हा H हे निघून जातील पोरांनो. हा OH आणि H निघून गेला H2 म्हणून, राहिला O. तर या O च्या थ्रू हा C1 आणि तो C4 एकमेकांना काय होतील लिंकअप. दोन्ही बीटा फॉर्म आहे, तर या बॉन्डला आपण काय म्हणतो 1,2,4 बीटा ग्लायकोसाइड बॉन्ड. याला काय म्हणतो मी 1,2,4 बीटा ग्लायकोसाइड बॉन्ड. आता याचं नाव कसं लिहायचं, हा 4 वर कोण आहे O, 4 वर कोण आहे O, बरोबर आहे 4O. मग येते बीटा डी ग्लुकोपॅरॅनोसिल, 4O बीटा डी ग्लुकोपॅरॅनोसिल, डी ग्लुकोपॅरॅनोज. 4O बीटा डी ग्लुकोपॅरॅनोसिल, डी ग्लुकोपॅरॅनोज. नावाच्या शेवटी O आलं म्हणजे शुगर काय पोरांनो रिड्युसिंग शुगर आहे. कशी, हे बघा इथं हा बॉन्ड ब्रेक झाला, हा H ला इथं आणा आणि इथं काय मग डबल बॉन्ड व्हॅलन्सी फ्री झाली, तर अशा रीतीने फ्री अल्डेहाइड ग्रुप तयार होतोय पोरांनो. आणि म्हणून हा जो लॅक्टोज आहे, हा लॅक्टोज काय रे पोरांनो एक रिड्युसिंग शुगर आहे. मग लॅक्टोज बद्दल आपण काय बघितलं, नंबर 1 लॅक्टोज इज अ हेटेरोडायसॅकॅराइड having molecular formula C12H22O11. It is made up from two different monosaccharide units. One is beta D plus galactopyranose and another is beta D plus glucopyranose. These two monosaccharides, they link up with each other with the help of 1,2,4 beta glycoside bond.
एंड लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज एट वन एंड, ये तो C1 ठीक है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्म करने में इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे फ्री अल्डेहाइड ग्रुप नहीं हो सकता है क्रिएट, लेकिन यहाँ पे हो सकता है। अभी मैंने दिखाया, ये बॉन्ड ब्रेक करो, H को इधर भेजो, हाँ C1 की भी वैलेंसी फ्री है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो, और ये गया तो इसकी भी वैलेंसी फ्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। फ्री अल्डेहाइड ग्रुप कैन बी क्रिएटेड एट दिस एंड, और इसीलिए लॅक्टोज एक रिड्युसिंग शुगर आहे। म्हणजे पोरांनो डायसॅकराइड्स मध्ये फक्त आणि फक्त सुक्रोज हाच एक नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे, बाकी माल्टोज, सेलोबायोज आणि लॅक्टोज हे सगळे रिड्युसिंग शुगर्स हैं। ये सब बाकी तीनों रिड्यूसिंग शुगर है, सिर्फ एक अकेला सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब किसी बच्चे ने बोला सर ये आप घुमाते वगैरह ये हमारे ध्यान में नहीं आता भाई, फिर कैसे करना, बहुत आसान है। ये देखो मैं फटाफट निकालता हूँ, बीटा डी प्लस गैलेक्टोपायरेनोज कैसे करना, OHH फिर HOH, 3 पर OHH, 4 पर OHH, ये ध्यान में रखना ये गैलेक्टोपायरेनोज है बच्चों, OH ग्लूकोपायरेनोज के जैसा ही है, सिर्फ 4 पर ऊपर OH चाहिए नीचे चाहिए, 5 पर CH2OHH। अब ग्लूकोपायरेनोज को रिंग को घुमाना नहीं है बच्चों, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ऊपर निकाल लीजिए स्ट्रक्चर, ये आपका काम हो जाता है। चलो अब घुमाया नहीं, OHH C1 पर, C2 पर HOH, C3 पर OHH, C4 पर HOH आणि C5 वर CH2OHH। अब ये OH और ये H निकल जाएंगे H2 करके, बचा ये ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे को क्या होंगे, ये लिंकअप, क्या होंगे, लिंकअप। देखो तो ये भी स्ट्रक्चर बराबर है लैक्टोज का, वो भी है, वो रिंग घुमा के है, ये रिंग बगैर घुमा के है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमने लैक्टोज के बारे में सब जानकारी जो एनसीईआरटी बुक में है वो खत्म की। तो इस तरह से आज भी हमारे 2 डायसैकराइड हो गए, एक हो गया सेलोबायोस और एक हो गया लैक्टोज। ठीक है, आज मैं यहीं पे रुकता हूँ, कल हम देखेंगे पॉलीसैकराइड्स, उसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट टॉपिक भी हमारा फिनिश हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।